So another 15 seconds more, sir. Okay. Sir, we are live on all platforms, sir. नमस्कार दोस्तों, बगैर विलंब किए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी की प्रेस ब्रीफिंग में हमारे साथ हैं आदरणीय सिंघवी साहब, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, और उनके साथ हैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अनिल चौधरी जी, और साथ में हैं अमन पवार जी, हमारे नेशनल मीडिया पैनलिस्ट, आप सब परिचित हैं। मैं आग्रह करूंगा कि सिंघवी साहब पहले अपना सुमोटो स्टेटमेंट मेक करें, उसके बाद ब्रीफली मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, अनिल चौधरी साहब से, कि वो अपना ब्रीफ स्टेटमेंट मेक करें, फिर हम आपके सवाल लेंगे। ओवर टू यू सिंघवी साहब। नमस्कार दोस्तों, थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण से आंकड़ों के साथ एक बनाया गया है स्टेटमेंट। मैं पहले हिंदी में करूंगा, फिर इंग्लिश में करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। आप उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा सब्र रखें। दोस्तों, हमारे आज वक्तव्य का मूल आधार है ये कहना कि देखो भाजपा और आपने दिल्ली का कैसा हाल कर दिया है, मिलजुल कर। देखो भाजपा और आपने दिल्ली का कैसा हाल कर दिया है, दोनों ने मिलकर राजधानी का बंटाधार कर दिया है। इट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉमन मैन हु सफर्स virtual health atrocities, and in the middle of political blame game, petty bickering, misgovernance and non-governance by the diarchy, the duo which you call the AAP and the BJP. In that sense, Delhi is a classic diarchy. और ये भी दर्शाता है कि मोदी सरकार का नया ऐलान है कि स्वास्थ्य नहीं, चुनाव मेरी पहचान है। नाउ फ्रेंड्स, मूल मुद्दा यह है कि ये भारत की राजधानी है, विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र की राजधानी है, और उसके बावजूद जो आप देख रहे हैं पिछले 3-4 महीनों में, वो है सिर्फ अपनी गलती किसी और के माथे पे मांड देनी, आपसी अहंकार की, ईगो की क्लैशेस, कुशासन, शासन का अभाव, और ये दोनों एंटिटीज एएपी और बीजेपी जो बहुत महत्वपूर्ण रोल जिनका उत्तरदायित्व है अदा करना दिल्ली में, वो एक दूसरे के साथ डिबेटिंग पॉइंट्स बनाते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, और ये सब तब होता है जब दिल्ली जल रहा है। वो जो कहावत है रोम के विषय में कि एम्परर नीरो was fiddling while Rome was burning. There are 2 Emperor Neros here. Both are fiddling while Delhi and the common people of Delhi are burning. हमें गर्व है इस बात का। हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री माकन जी, डीपीसीसी के पूर्व कैबिनेट मंत्री, उन्होंने एक बहुत व्यापक रिसर्च करके दस्तावेज पेश किया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। उसके ऊपर एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश आया है, नोटिस का, कारण बताओ का, जस्टिफिकेशन देने का, एनएचआरसी द्वारा 10 तारीख को, और हम आपको वो सब दस्तावेज देंगे एआईसीसी द्वारा। लेकिन उसका एक बहुत ही आंशिक भाव मैं पढ़ दूं आपको। This is a serious issue of violation of human rights. The Commission therefore takes cognizance of the complaint and directs issuance of notice. कई लोगों को जीएनसीटी, केंद्र सरकार इत्यादि, और आगे लिखते हैं, और मैं कोट कर रहा हूं, मेरे शब्द नहीं है। A large number of people have died and the national capital is one of the worst affected cities so far. The complainant has not come up with mere allegations. Rather, he has made apparent sincere efforts to provide data in support of his representation. ये आदेश पढ़ रहा हूं मैं. Which, if true, raise serious issues of inappropriate approach of the government agencies towards the plight of the general public. यानी सिर्फ हवा में गुब्बारेबाजी नहीं है,
बहुत तथ्यों, आंकड़ों, जमीनी सच का अवलोकन करते हुए हमारे पास कंप्लेंट आई है और हम इसको सोच समझ के नोटिस जारी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं इसकी आपको निटी-ग्रिटी और डिटेल्स बताने से पहले कहना चाहता हूं कि बीजेपी और एएपी ने या एएपी और बीजेपी ने मिलकर इस प्रथम शहर को प्रथम उदाहरण बना दिया है किस प्रकार से शासन नहीं करना चाहिए क्राइसिस के समय, आपातकाल के समय, कोविड वाले आपातकाल के समय। अंग्रेजी में 3 मस्केटियर्स होते थे, यहां पर ये 2 मस्केटियर्स ने मिलकर अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत बड़ी कीमत, बहुत बड़ी प्राइस लगा दी है। अस्पताल में बेड्स की अभाव, जहां तक बेड मिलने का सवाल है, घोर गंभीर अभाव। कोविड टेस्टिंग के ऊपर शपथ नकारना, अवहेलना करना, मृत शव क्रिमेशन के स्थलों में क्यों लगा के बैठे। और मैं सिर्फ इन कुछ चीजों का आपको अलग अलग आंकड़ों के साथ पहलू देना चाहता हूं संक्षेप में, जिसके आधार पे श्री माकन ने ये कंप्लेंट की और ये बड़ा स्पष्ट आदेश हुआ। देखिए, पहला है मुद्दा अस्पताल के बेड्स का। वहां के जो पेशेंट्स के लिए, बीमार लोगों के लिए पलंग है, उसके विषय में ये चौंकाने वाली बात है कि यहाँ पर आप देखिए कितने सारे अस्पताल हैं, निजी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, एनसीटी के अस्पताल, केंद्र सरकार द्वारा संचालित अस्पताल, और कहा जाता है कि 57,000 बेड्स हैं, पलंग हैं बीमार लोगों के लिए, 57,194 टू बी प्रिसाइज। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण और रोचक दोनों चीजें हैं। आंकड़ा है 9 जून का कि इन नंबर्स के अंतर्गत 12% पलंग या बेड्स, 12 दिल्ली सरकार एनसीटी के अस्पतालों में, 8% केंद्र सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में और 7% निजी अस्पतालों में, इतने ही सिर्फ अवेलेबल हैं कोविड पेशेंट्स के लिए। आप दिन भर दिखाने के लिए अगर ड्रामा करते हैं प्रेस में और दस्तावेज जारी करते हैं निजी अस्पतालों, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, तो क्या फर्क है? 2-3% का फर्क है आपके व्यवहार में और उनके व्यवहार में, 12, 8 और 7। तो इसका मजाक क्या है? मजाक है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि इतने हमारे पास पलंग है, इतनी जगह है, दूसरा कहते हैं कि आओ जो भी आएगा हम ऑन डिमांड देंगे, और तीसरा जब कोई आता है तो उसको पलंग मिलता नहीं। आप सब जानते हैं, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, हर दिन प्रतिदिन अखबार में ऐसी दयनीय कहानियां हैं, दर्दनाक, वेदना से पूर्ण, कि जिसका कोई जाहिर नहीं कर सकता। हमारा कहना है इस कंप्लेंट में, और याद रहे ये एफिडेविट के साथ व्यापक रूप से एक क्वेज़ी जुडिशियल, बहुत हद तक न्यायिक बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, एनएचआरसी स्टैट्यूटरी है, किसी ऐसे ही कार्यपालिका द्वारा संचालित कोई ऐसा आयोग नहीं है जिसको हमें दी गई ये कंप्लेंट। उसके कंप्लेंट में हमने कहा है कि 38 हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में से 33 कोविड पेशेंट्स को ले ही नहीं रहे। और इसमें कहा है एनएचआरसी ने, अगर ये सच है आंशिक रूप से भी, तो ये एक प्रकार से बड़ा स्कैम है, बड़ा जबरदस्त कुशासन है, शासन का अभाव है, सोच गलत है, कार्य गलत है, जमीनी सच गलत है। तो इसलिए हमारी पहली डिमांड एनएचआरसी को है, और ये अब कुछ निकट भविष्य में इनका आपको दस्तावेज वगैरह मिलेंगे, वो ये है कि बाकी सब चीज छोड़िए, आप सब पलंगों को टोटल करके लगभग 70% बेड कैपेसिटी तुरंत कोविड के लिए आरक्षित कर दीजिए। ये वैसे नॉर्म होना चाहिए तीनों कैटेगरीज का, लेकिन और 2 कैटेगरीज में थोड़ा ऊपर नीचे हो तो भी एनसीटी के कैटेगरी में लगभग, मैं अभी अंदाजन से बात कर रहा हूं, 70%, क्योंकि अभी आप खुद कह रहे हैं कि जून और जुलाई में ये आंकड़े सबसे ऊपर पहुंचेंगे, पीकिंग सीजन है। नंबर 2, टेस्टिंग में बहुत अजीबोगरीब स्थिति है जमीन पे। टेस्टिंग में अगर ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होती, ट्रेजिक नहीं होती, तो मैं इसको मजाकिया समझता, कॉमिक होती।
सरकार 8 जून को, और मैं ये बड़े दुख के साथ मैं आपको सरकारी आंकड़े दे रहा हूं, इसमें कोई डिबेट नहीं हो सकता, वो कहती है कि भाई जून 8 को हमने 3,700 टेस्ट किए, और वही सरकार के औपचारिक ऑफिशियल आंकड़े कहते हैं कि 29 मई को यही आंकड़ा था 7,649, लगभग डबल से ज्यादा। तो आप सीधे गति और दिशा आगे की तरफ चल रहे हैं, वही सीध के साथ आप पीछे चल रहे हैं। It is astonishing that instead of progression, you are regressing. अच्छा, इसका बहुत ही गंभीर दुष्प्रभाव होता है भारत और दिल्ली की जनता को। 8 जून के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार 27 केस प्रति 100 के निकल रहे थे टेस्टिंग के आधार पर, यानी 100 टेस्ट करने पे 27 पॉजिटिव निकल रहे थे। और रिकवरी रेट बहुत ही लो है हमारे शहर में, ये भी प्रकाशित है। तो अगर आपके 100 में से 27 निकल रहे हैं, तो आप ओवर टेस्टिंग से घबराकर टेस्टिंग कम कैसे कर सकते हैं? ये एक पुरानी जो कहावत है अंग्रेजी में कि शुतुरमुर्ग अपना माथा डाल देता है अंदर जमीन में और सोचता है कि आसपास जो आक्रमण हो रहा है या जो बहुत ज्यादा स्टॉर्म चल रहा है वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो टेस्ट नहीं करके क्या आप सच्चाई को झुठला देंगे? बल्कि प्रकाशित रिपोर्ट्स तो एक और भी बड़ी विडंबना दर्शाती हैं, वो ये कि धमकी दी गई है कई संस्थाओं को, सरकारी भी और निजी भी, कि आप ज्यादा टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं। 4 जून को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार एनसीटी, आप सरकार की एनसीटी ने नोटिस दिया ओवर टेस्टिंग के लिए 8 लैब्स को। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ओवर टेस्टिंग नाम का शब्द क्या है। ओवर टेस्टिंग का कोई आपको मायने, अभिप्राय लगता है, समझ आता है? अगर कोई टेस्ट चाहता है और टेस्ट करते हैं आप और 27 प्रति 100 का आंकड़ा 50 हो जाता है, तो क्या आप उस सच्चाई से दूर भागेंगे या उस सच्चाई को सामना करने के लिए अपने आप को सक्षम बनाएंगे? इस प्रकार की बेहुदा कुतर्की बातें हो रही हैं इस एपी सरकार में, और बीजेपी बहुत हद तक संचालित करती है दिल्ली को, केंद्र सरकार। हम कहते हैं कि वॉर फुटिंग में हमने लिख के दिया उस दस्तावेज में एनएचआरसी को, ये बदलना चाहिए टेस्टिंग का विषय। जहां तक मृत स्थलों की बात है, जो मृत्यु उनकी हो गई है, उनके लिए ये तुरंत हमने मांगा है कि कम से कम ये फैसिलिटीज, जिस व्यक्ति को शांति चाहिए मरने के बाद, जिसके परिवार के लोगों को शांति चाहिए मरने के बाद, वो मृत्यु के बाद ऐसे क्यू में जुड़ेंगे, ये भारत का, दिल्ली का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमारा माथा शर्म से झुक जाना चाहिए। तो तुरंत उनको जो अभी स्थिति है स्थलों की, फैसिलिटीज की, उसको दुगना तिगुना करना चाहिए। एक और टेस्टिंग से संबंधित मृत व्यक्तियों के विषय में मुद्दा है। आप अगर देखेंगे आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ के मापदंड, उनके प्रकाशित मापदंड जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अत्यंत महत्व दिया है कि मृत व्यक्तियों के शवों को भी टेस्ट करना चाहिए। अब जो लोग ऐसी वाहियात 4 जून को धमकियां देते हैं, कारण बताओ नोटिस देते हैं निजी और प्राइवेट लैब्स को कि आपने ज्यादा टेस्टिंग क्यों की, वो मृत शवों को तो टेस्टिंग करते ही नहीं है, होने ही नहीं देते। अब मैं समझता हूं कि मृत व्यक्ति को टेस्टिंग का कोई फायदा नहीं है, लेकिन क्यों कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में? इसलिए कहा गया है कि मृत शवों के टेस्टिंग से तुरंत, जिसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहा जाता है अंग्रेजी में, स्थापित हो जाती है। आप ये स्थापित कर सकते हैं कि वो व्यक्ति मृत्यु के पहले किस पैटर्न में कॉन्टैक्ट ट्रेस हुआ था, कितने व्यक्तियों से कब, और उस चेन को कंट्रोल कर सकते हैं। अरे भाई, ये तो सिर्फ संज्ञान की बात है, कुछ करने की बात नहीं। आपको संज्ञान ही नहीं है, आपके पास तथ्य नहीं होगा, आप टेस्टिंग ही नहीं करते हैं, वही शुतुरमुर्ग वाली बात। और 2 अंतिम बातें। एक तो महेश वर्मा समिति के नाम से जो समिति बनाई गई, ये बनी बड़े रोचक तारीख को, चौथे लॉकडाउन के बाद 2 जून को सजेशंस आए, 2 जून तक सजेशन आने की बात की गई, 6 जून को सजेशंस आए। ये समिति पहले नहीं हुई, मेरे को समझ नहीं आता क्यों। खैर, उस बात को छोड़िए। समिति ने ढूंढा कि 42,000 पलंग बेड्स चाहिए हमें कोविड पेशेंट्स, बीमार व्यक्तियों के लिए, जुलाई के मध्यस्थ के आसपास, 15 जुलाई के आसपास, 42,000 बेड्स बाय मिड जुलाई।
अब उसने साथ साथ ये कहा कि इसमें से कम एक 5वां हिस्सा यानी 20% वेंटिलेटर के साथ समर्थित पलंग होने चाहिए। और ये बड़ा न्यूनतम मानता हूं मैं। अगर 20% भी वेंटिलेटर इक्विप नहीं होंगे तो मैं नहीं समझता कि आप इसका सामना कर सकते हैं। हमारे यहाँ 8,600 लगभग बेड्स हैं दिल्ली में, और हमें 20 जुलाई में 1700 वेंटिलेटर्स चाहिए। अभी के हिसाब से इस 42,000 के आंकड़े के हिसाब से हमें कम से कम 10,000 वेंटिलेटर चाहिए होंगे, यानी 1700 वेंटिलेटर के आंकड़े में लगभग 8,500 की वृद्धि वेंटिलेटर्स की। ये सरकारी रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। आज कहा जाता है कि 1700 वेंटिलेटर जिसकी मांग पुरानी है वो तो दूर की बात, 472 वेंटिलेटर जो कि कोविड के लिए डेडिकेटेड है वो अवेलेबल है। तो 3 फिगर नोट करें, 472 कोविड के लिए वास्तविकता जमीनी सच, 1700 पुराने आंकड़ों के अनुसार अगर 8,600 पलंग हैं तो 1700 चाहिए आपको उस रेशियो में, और मिड जुलाई में आप खुद कह रहे हो कि 42,000 के अनुसार आपको 10,000 चाहिए। अब मैं ये कौन से गणित को मैं टोटल करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये कौन सी जादुई छड़ी के आधार पर ये कहां से पैदा होंगे, इसकी क्या सोच है, तरीका है। इसलिए कहा गया एनएचआरसी को कि तुरंत अपना रोड मैप बताइए और इसको स्थापित करिए। और अंतिम मुद्दा, ये भी एक बहुत ही रोचक होता उल्टी गणित का उदाहरण अगर ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होता। ये उल्टी तरफ चलना, उल्टी सोच, उल्टी गणित। जब अप्रैल में के अंत में हमारे पास 3,500 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स थे 29 अप्रैल को, तब हमारे पास 102 कंटेनमेंट जोन्स थे। आज ये आंकड़ा है 30,000 से ज्यादा, और कहते हैं कि 12 दिन या कभी कहते हैं 11, कभी 14 दिन में, 12 दिन में डबल हो जाएगा। तो जब ये 30,000 पहुंचा है तो हमारा कंटेनमेंट जोन का आंकड़ा 183 है। 102 when 3,439 patients, 183 when 30,000 patients पॉजिटिव केसेस, ऐसे पेशेंट आई मीन पॉजिटिव केसेस। अब ये कैसे किया आप सरकार ने? जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे, सस्ती कोई राजनीति के आधार पर उन्होंने सिर्फ कंटेनमेंट जोन की परिभाषा बदल दी, कंटेनमेंट जोन के रंग और मैप बदल दिए। वो यही, ये पूरा जो उदाहरण का सिलसिला है, ये वो शुतुरमुर्ग वाली बात है कि आप किसी प्रॉब्लम को दिमाग से हटा दो तो प्रॉब्लम वास्तविक जमीन में प्रमाणित ही नहीं होगी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ये सब मुद्दे हमने सकारात्मक रूप से आंकड़ों के साथ, जो कि ऑर्डर में रिकॉर्डेड है मानवाधिकार आयोग के, रखा है। एक बड़ा स्पष्ट ऑर्डर पास हुआ है। हम आशा भी करते हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन अगर सच पूछें तो मैं अपेक्षा नहीं करता कि इसमें कोई ठोस कदम उठाएगी ये सरकार। यद्यपि हमारा विनम्र उनसे निवेदन है, प्रार्थना है कि हमारे को राजनीतिक पार्टी के हिसाब से नहीं, एक सकारात्मक सुझाव देने वाले संस्था के हिसाब से कुछ इसमें अमल करिए। क्रेडिट लें तो क्रेडिट लीजिए, लेकिन कुछ करिए। Friends, I'll take 10 minutes more on very quickly, 7-8 minutes on English. You got the whole gist, but my English friends will be upset. So let me be very quick. As I said, this is about how two entities, two governments, two diarchies, or one diarchy with two entities, the BJP-led center and the AAP-led NCT government, both of which have large chunks of Delhi governance under their control, and between them exhaust all forms of governance and jurisdiction in Delhi. How they have messed up completely their management of COVID, how they have subjected the Janta of Delhi to health atrocities. And health atrocities are as much a part of human rights as any other form of atrocity. How they are guilty of nothing but passing the buck, blame game, pettiest of bickering, mutual ego hassles, misgovernance and non-governance of the highest and the worst kind. It is a supreme irony that the premier city of India, its capital of the world's largest democracy, has to suffer this.
I have said earlier that, to draw an analogy from the Roman context, these two entities of the diarchy, BJP and AAP, are fiddling. As I said, scoring debating points over each other, making allegations and cross allegations, while the people and the city of Delhi burn. They are playing 24/7 politics with the lives, precious lives, of the people of Delhi. And they're trying to hide facts and reality through multiple veils of obfuscation and non-transparency. Multiple veils of obfuscation and non-transparency. Let me give you a few examples as quickly as possible, but before that, point out that we are heartened and we are very proud and happy that our former DPCC president and former cabinet minister, Mr. Makan, in a very comprehensive complaint to the NHRC, led to an initiation of an order by the NHRC on 10th of June with very categorical notings, and I'll just read 5-6 lines of it. This is a serious issue of violation of human rights. I'm quoting: "The Commission therefore takes cognizance of the complaint and directs issuance of notices. A large number of people have died in the national capital, is one of the worst affected cities so far. The complainant has not come up with mere allegations. Rather, he has made apparent sincere efforts to provide data in support of his representation, which, if true, raises serious issues of inappropriate approach of the government agencies towards the plight of the general public." Quote unquote. These are not my words. The apex statutory body, which has administrative, which has supervisory, which has investigative, and it has quasi-judicial powers. It has many powers are quasi-judicial. It is like the judiciary in some ways. They have said this. Unfortunately, friends, this BJP, AAP diarchy, this duo, has become an exemplar of how not to manage a crisis. If a book was to be written on how not to manage, these two mismanaging musketeers have cost Delhi dear in precious human lives and in the exponential increase of the virus under our noses. I will give you very quickly a few examples from beds, the joke they have made of the beds issue, the testing issues, dead bodies queuing up, and a few related issues. First, friends, and they're all fully dealt with in Mr. Makan's complaint. They are the subject matter of the NHRC order, and the papers are available with the AICC, and they will give it to you. The first point on hospital beds is shocking. Out of all these tall claims, somebody says 57,000 beds, somebody says 50,000 beds. Let's take a ballpark figure of 50,000. The 9th June 2020 report published officially says only 12% beds in Delhi government hospitals, mark my words, 12% in NCT hospitals, 8% in central government hospitals, and 7% in private hospitals were occupied and were being used to treat COVID patients. I am very much for, as far as the Congress is concerned, the stringest and most strictest action, penal, prosecutory, against those private entities who violate in these times of crisis. But just think, you are prosecuting them, and the difference between the percentages are 3 or 4%. The figure of central government is 8%, private hospital is 7%. And the NCT claims 12%. Their own official figures. Should you not prosecute yourself? And your figures suggest that 38 health institutions in Delhi, out of these, roughly 32 to 33 are not even accepting COVID patients. What are you talking? How are you fooling the public? Our demand, therefore, is to keep it simple. Across the board, try and make a rule in Delhi for Delhi hospitals, and I would suggest across the board, private, central, or NCT. But start with NCT immediately. Roughly 70% reserved, designated for COVID patients. Next point, friends, on testing. It is astonishing that the 8th June figure of testing is 3,700. The 29th May figure for testing is 7,649. So roughly double then and half now. So we are now making fantastic progress, very fast, but in the reverse direction. We are doing regression instead of progression. Testing is vital.
because you're already showing 27 positive cases per 100 tests. Testing is the best way of facing reality. And unless you know the facts and figures, what preparation are you going to make? What are you going to combat? We have called in the NHRC for a war footing approach to testing, but we are having the opposite, and it would be really comic if it were not tragic as to what we are having. On 4th June, officially published, notices have been issued to several labs, roughly 8 in number. Why are you testing 4,000 patients a day? If a patient wants, and the protocol is followed, and if the payments are controlled, why should not the testing be done? Because you want to be truly like an ostrich. Keep your head inside. The storm around you doesn't exist. Delay in cremations. Even the dead and their families are not entitled to peace and quiet. There is a queue in every known prominent cremation site. A queue after death. A queue of those who have died and their families who are in distress. We have asked for immediate doubling and trebling of such sites and facilities. This is something which is so distressing that should make every average, common, dignified citizen hang his head in shame. Related to the dead is the issue of not testing the dead. Arey bhai, jab you are not testing the living, where will you test the dead? But why is testing of the dead important? Not for the dead person. Testing of the dead is important, which is now also in international protocols, which is now also in ICMR and WHO protocols. Don't listen to the Congress party, but the ICMR and WHO are supposed to be national and international bodies who are scientific. That is because if you test the dead, you will be able to do contact tracing. Ultimately, Corona and COVID is nothing but contact tracing and regulation through contact tracing. That is what your Arogya app seeks to do. By not testing, you are again being an ostrich. And ostriches are never successful except for a few minutes. They postpone the inevitable. Lastly, friends, 2 points. The Mahesh Verma committee, strangely, was constituted very late and has given its report as late as 6th of June. Possibly you are doing things, locking the door after the horse has bolted. But that apart, it estimates that by mid-July, 42,000 beds will be required. And it adds rightly, I'm not going into the delay at the moment, that 20% of these should be ventilator supported and equipped. Now on the existing figure of 8,637 beds in Delhi, the same ratio if maintained on the existing, I'm talking of the ratio of the Mahesh Verma applied to pre-Verma committee time, would be 1,700. By mid-July, according to none of these are Congress party estimates, according to what is likely to be underestimates, you require 10,000 ventilators. What is the figure today on the ground? Today, the figure is 472 ventilators supposedly dedicated for COVID patients. Now, what kind of arithmetic this is? What magical wand you have that you will wave it and on 15th July we will have these ventilators dropping from the sky? What Alice in Wonderland approach this is to reality, I don't know. But we have sought from the NSRC an immediate attention to this problem by en masse. I'm not sure whether you can reach 10,000 at all, but at least substantially, significantly, madly increasing the capacity of ventilator support. And lastly, another supreme irony. All these would be funny if they were not tragic. In normal times, they would be funny. When your patients are 3,439, that is under 3,500, your containment zones are 102. Today, everybody knows that all India and Delhi, the figures are skyrocketing. And probably skyrocketing is a mild word. 30,000 last count Delhi. When there is 30,000, your containment zones are 183. And when it is 3,500, it is 102. Are you again not like an ostrich in the sand? Are you not fooling the public of Delhi by simply saying open, open, open? By simply redefining the meaning of a containment zone?
Is this not progress in the reverse direction? Again, we have said that this must be a efficacious, scientific, and realistic definition first and demarcation second of containment zones. You can make them narrower, we don't mind, but you have to address the issue. You can't have 30,000 with 183 containment zones, and that too simply by just tweaking some rule here, giving some color there. Friends, there is a lot more which is there in the complaint. I'm sure you will get it. Thank you for being patient. But I want to end by saying that health atrocities are a fundamental assault on human rights. And I'm therefore very happy that the NHRC has taken it up. We have to let, through you, the public of Delhi know the true figures. As I said earlier, I'm saying in the end, we hope and trust that the dual governments of Delhi will look to our demands in a constructive, non-political, non-partisan spirit. I said we hope and trust. But sadly, with the experience of these two entities, I don't expect much. Thank you. Thank you. धन्यवाद सिंघवी साहब। इससे पहले कि मैं सवाल लूं, मैं आग्रह करूंगा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी से कि वो अपना सुमोटो स्टेटमेंट करें। नमस्कार साथियों, आदरणीय अभिषेक सर ने जिस तरह से बातें रखी हैं, एनएचआरसी का जो नोटिस है उसके बारे में विस्तार से बताया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो दिल्ली की परिस्थितियां हैं आपसे छुपी नहीं। एक तरफ जहां मरीज बेड को लेकर के चिंतित हैं और हॉस्पिटल्स के गेट पर घंटों इंतजार करते हैं, दर बदर भटकते हैं, और ये जानकारियां ऐसा नहीं कि सरकार के पास नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और स्थितियां और बिगड़ती गई। आज वक्त ऐसा है जब पूरी तरह से सरकार के हाथ से ये स्थिति पूरी तरह से छूट गई है, और इसी गंभीरता को लेकर के निरंतर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री और दिल्ली के महामहिम साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी हम लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे, संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली को लेकर के जैसे अभिषेक सर ने कहा कि हम केवल राजनीतिक दल के तौर पर नहीं, एक हम मानवता के तौर पर भी, एक अच्छे सुझाव के तौर पर, एक संस्था के तौर पर भी उनको सुझाव देना चाहते थे। बहरहाल समय बीत गया, 2 महीने से ज्यादा हो गया, उसको लेकर के वो चिंतित नहीं दिखाई दिए, सरकार गंभीर नहीं दिखाई दी। और इस लॉकडाउन से लेकर के आज तक जिस तरह की बयानबाजी दिल्ली में चल रही है, मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन आते हैं, आंकड़े पेश करते हैं, चले जाते हैं। तो सवाल इस बात का है कि दिल्ली के जो रहनुमा जिनको चुना था, आदरणीय केजरीवाल साहब, केवल अब तक अपने वक्तव्यों में दिल्ली की चिंता व्यतीत करते हैं, लेकिन जब इन चिंताओं को लेकर समाधान की बात करने की बात की जाए तो उसका वो जवाब नहीं देते हैं। और हालात इतने बिगड़ चुके हैं, 2 दिन पूर्व जब महामहिम साहब ने सर्वदलीय बैठक बुलाई तो जो उनका रवैया आज भी दिखता है, ना तो स्वयं से और ना उनके कैबिनेट से कोई वहां मंत्री उपस्थित होता है। तमाम दल के लोग इकट्ठा होते हैं और कांग्रेस अपना दायित्व निभाते हुए वहां पे भी कुछ अच्छे पॉजिटिव वे में सजेशंस दे के आते हैं। महामहिम साहब ने उनमें से एक सजेशंस को माना भी है, जिसमें हॉस्पिटल्स के बाहर डिस्प्ले लगाने की बात कही गई। साथियों, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ, केवल दिल्ली सरकार नहीं, भाजपा को लेकर के भी जिस तरह से अभिषेक सर ने बात रखी है, उसमें भी बात जोड़ना चाहता हूँ। दोनों सरकारों का रवैया, चाहे श्रमिकों के यहाँ से पलायन करने को लेकर के हो, या उनकी रोजी रोटी को लेकर के हो, या दिल्ली में व्याप्त भारत सरकार और दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों में जो सुविधाएं हैं उसको लेकर के हो, हर मोर्चे पे दोनों ही सरकार के विफल रही। केजरीवाल जी को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, टेस्टिंग के विषय पे हमने सजेशंस दिए और बहुत विस्तार से कांग्रेस पार्टी ने बात रखी है। अजय जी ने अपने उस कंप्लेन में पूरे आंकड़े प्रस्तुत किए और इसको हमने सरकार से लगातार अवगत कराया है। मौतें आज तकरीबन 1000 से ज्यादा हो चुकी हैं। माफ कीजिएगा, तकरीबन 32,000 से ज्यादा मरीज दिल्ली में हो चुके हैं। लेकिन अभी भी तैयारियों को लेकर के जब हम उनसे सवाल करते हैं तो वो ये नहीं बताते, वो बताते हैं कि जुलाई के अंत तक तकरीबन 5.5 लाख मरीज हो जाएंगे और इतने बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि तैयारी करेगा कौन, ये व्यवस्था बनाएगा कौन, जिसको लेकर के हम निरंतर इस सरकार से मांग करते रहे, लेकिन इस सरकार ने एक ना सुनी। और आज एकाएक आकर के केजरीवाल जी कहते हैं हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, हम सबकी बात सुनेंगे, मैं स्वयं निकलूंगा। सो मैं ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी को बहुत बहुमत के साथ इस सरकार ने विश्वास के साथ अपना अभिभावक चुना था, अपना सेवक कहो, अपना बेटा कहो, उसको चुना था।
अरविंद जी के बाद एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि साथियों 2013 के बाद जिस तरह से सरकार चल रही थी, प्रलोभनों की सरकार, हर व्यक्ति को खुश करने के लिए जिस तरह से छूट देने की बातें लगातार सरकार करती रही, चाहे वो दिखावा के रूप में हो या वास्तविक स्थिति के बिल्कुल परे हो। लेकिन एक वक्त ऐसा था इस महामारी में, इस आपदा में, इस मुख्यमंत्री जी को अपने आप को ये प्रूव करने के लिए, जो लोगों के दिलों में एक हीरो का रोल बना चुके थे, स्थापित कर चुके थे अपने आप को, दिल्ली का हीरो, एक काम करने वाला सीएम। लेकिन इस आपदा में जिस तरह का सरकार का और केजरीवाल जी का रवैया रहा है, 2 महीने घर में बैठे रहे, तो मैं कहता हूं आज दिल्ली की जनता ने जिस हीरो को चुना था, मैं समझता हूं केजरीवाल साहब आप हर कसौटी पर आज जीरो साबित हुए। और ये मैं अभिषेक सर के आंकड़ों के साथ इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं। आप लोग पत्रकार साथी भी निरंतर हमारे साथ तमाम हॉस्पिटल्स का दौरा कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि कई हॉस्पिटल्स के मैं उदाहरण देना चाह रहा हूं। जिस तरह एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर एक बेटी ने अपने पिता को खो दिया, सोफिया एक ऐसी लड़की जो एनएफसी में रहती है जिसने अपने ससुर को खो दिया, जिसने टेस्ट कराया अपोलो में। एक मोतीराम गोयल साहब जो बेड के लिए हाई कोर्ट जाते हैं। एक अग्रवाल फैमिली जीटीबी हॉस्पिटल के बाहर अपने सदस्य को खो देती है। साथियों, ये उदाहरण है जो हमने महामहिम साहब के सामने भी रखे थे। जिस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत थी, वो आदमी सरकारी हॉस्पिटल में क्यों जाएगा? प्रश्न ये उठता है और मैं पूछना चाहता हूं, यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको बेड्स मिले होते तो शायद वो इलाज कर लेते। इसी उम्मीद में ये दर बदर भटकते रहे और फाइनली इन लोगों ने अपने परिवार के उस सदस्य को खो दिया जो कोविड-19 की वजह से संक्रमित थी। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, केजरीवाल साहब पूरे हर मोर्चे पे नाकाम साबित हुए हैं। चाहे श्रमिकों को घर भेजने की बात हो, उनको दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए लोगों को चाहे खाना मुहैया कराने की बात हो, या इस दौरान जब आंकड़े बड़ी तेजी से दिल्ली में बढ़ रहे हैं साथियों, या उनके इलाज प्रदान करने की बात हो। केवल पेपर में बातें चल रही हैं, जैसा सर ने कहा, इस बात को मैं दोहराना चाहता हूं। अपने भाषणों में इन बातों को दोहराते हैं, लेकिन हर प्रेस वार्ता में उनके भाषणों में विरोधाभास है, अपने ही आंकड़ों में उनके फेरबदल हैं। तो आखिर केजरीवाल साहब क्यों गुमराह कर रहे हैं जनता को, ये सवाल होता है। दूसरा, दिल्ली के एमपी के साथ साथ माननीय हर्षवर्धन जी हिंदुस्तान के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और एलएनजेपी हॉस्पिटल शायद उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में भी आता है, जो डब्ल्यूएचओ के अंदर भारत की तरफ से भी प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं समझता हूं अब तक भारत सरकार की जो एक तरह से व्यवस्थाएं दिल्ली में भी होनी चाहिए थी, वो भी शून्य नजर आती है। और कहीं ना कहीं दोनों सरकारें अपने बचाव को लेकर कर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप में लगी हुई है। तो मैं इतना ही आग्रह करते हुए इस आपदा में इस दिल्ली को बचाने को लेकर के कांग्रेस निरंतर अपने सकारात्मक सुझाव दोनों ही पार्टी के लोगों को सजेस्ट करती रही है। उन सुझावों को मानने की बजाय लगातार इनके मंत्री, इनके नेतागण इस तरह के आपसी मतभेद शायद अपनी कमियों को छुपाने के लिए दिखाते रहे। इन्हीं बातों के साथ आदरणीय अभिषेक सर ने मुझे मौका दिया, आपने मुझे सुना, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। हम सवाल का आग्रह करते हैं आप लोगों से। पहला रिक्वेस्ट आया है अरुण कुमार जी से। अरुण कुमार जी, स्व मोटो पे सवाल हो तो आपका पहले आप पूछ लें। लेकिन प्रणब जी, मुझे सीतर भी सवाल पूछना है, तो मैं बाद में पूछ लूं, तो वेट कर रहा हूँ। 2 मिनट वेट कर लीजिए। आनंद पटेल जी सवाल पूछना चाहते थे। मोहित दुबे जी। आनंद। Yeah. Abhishek sir, my question is about the Delhi government's delay in putting in place the system and the apparatus which was required for COVID management. The center had sent in circular as early as March 28 to set up dedicated COVID hospitals in Delhi. But the Delhi government took almost a month. On April 30th, they notified setting up of 2 government dedicated hospitals and 3 private dedicated COVID hospitals. Not only this, when the situation started going out of hand, they have roped in the private hospitals, forcing them to reserve 20% beds for at least 3,000 beds. They are saying that they'll be coming up with
20% beds in private hospitals, whereas the SOP of the center had clearly said that not mixing up of the COVID and non-COVID patients. In Italy, 40% cases were because of the intermixing of patients. So do you think that the Delhi government defiance of the center's norms and SOPs is because of a lack of coordination, or you think that this is just ignorance at play, the cost of which the Delhi people are paying? Thank you. Okay, I didn't get your name. Who was that? Anand Patel from India Today, sir. Okay. Let me answer, Mr. Patel. Number one, please be assured that there is a complete lack of coordination, but that is the mildest word of mild moderation which you can use. There is not mere coordination lack. There is absolute ego tussle, bickering, allegation, counter allegation, and the idea is to score a point without any real change on the ground. Number two, you talked about Delhi hospitals and COVID beds. See, the hospital need not be COVID. Portion of it, the section has to be COVID. I have just given you figures which shows that you do drama every day before channels because you want to show to the public of Delhi how much you are punishing people. But by merely shouting and threatening people, you don't get results. The difference between your figures of government hospitals and private figures are marginal difference. Number three, you do not know how to carry anybody with you. Central government cannot carry state government cannot carry central government, and both are unable to carry institutions with them. For this, you have to have a constructive spirit that I will not score a debating point, I will sit down and solve. Most of the figures you are giving is correct. are correct. I have given you 4 sets of figures. You can add many more. The point is that you are into 24/7 politics. That's the crux of the matter. You think that by painting you black, I will win more votes. That is where the rub lies. You don't want any change in the ground. Otherwise, what is the use of all these threats to hospitals and not changing anything on the ground? It seems like much is being done. We will seal this, we will break this, we will take away the license of this. But what is the net result on the ground? So the whole theme of this press conference is that these are people drunk with 24/7 political motives and not with public interest approaches. Thank you, sir. I'll move to the next question. Mohit Dubey ji. मेरा सर प्रणव जी, मेरा सवाल अभिषेक जी से और अनिल जी से, दोनों लोगों से है। जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही कि 31 जुलाई तक 5 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले हो जाएंगे, 80,000 बेड की जरूरत पड़ेगी। पहले ऐसी बात नहीं थी। पहले वो कह रहे थे कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन अब अंडर कंट्रोल कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही है। हर 4 में से 2 से 3 लोग अब पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। हर मोहल्ले में जाइए, कॉलोनी में जाइए तो अब पॉजिटिव लोग नजर आने लगे हैं। ऐसे में अनिल चौधरी ने एलजी को भी चिट्ठी लिखी, एलजी से आग्रह किया कि स्क्रीन हर अस्पताल के बाहर लगना चाहिए। थोड़ी देर पहले हमने आरएमएल अस्पताल का दौरा किया, वहां पर जाकर रिपोर्टिंग की, अभी तक वहां पर स्क्रीन नहीं लगी है। यानी राज्यपाल, उपराज्यपाल की भी बातों को दरकिनार किया जा रहा है, उनके निर्देशों को नहीं माना जा रहा है। अब जनता अपने हाल पर है। ऐसे में इकबाल से कोई सरकार चुनी जाती है। कांग्रेस अब किस तरीके से जनता की लड़ाई लड़ने वाली है, क्योंकि जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं वो विकराल होती जा रही हैं, और जिन स्थितियों को लेकर बताया जा रहा है वो स्थितियां आने वाले दिनों में और ज्यादा भयावह होती हुई नजर आ रही हैं। जी देखिए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की थी ये कह के कि दोनों के बीच में दिल्ली का बंटाधार है। पहला शब्द मैंने यही कहा था, और आप एकदम सही इसलिए भी कह रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं ये औपचारिक सरकारी आंकड़े हैं। 42,000 बेड्स बाय मिड जुलाई इज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल फिगर, तो डिबेट का कोई बात नहीं है। ये कहां से जादुई पलंग आएंगे, और ये अगर डबलिंग रेट 15 है तो 84,000 जो आप कह रहे हैं एंड जुलाई में, ये कहां से आएंगे? इसके लिए प्रिपरेशन करना आवश्यक है। नंबर 3, कांग्रेस जो कर रही है गणतंत्र में उससे ज्यादा नहीं कर सकती। मेरे मित्र श्री अनिल चौधरी भाग रहे हैं इधर से उधर, गाड़ी में घूम रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। हम लोग आपके जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको उजागर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए, गणतंत्र लोकतंत्र में विवशता जरूर होती है, गुस्सा जरूर होता है,
लेकिन उस आक्रोश को आपको गणतांत्रिक लोकतांत्रिक तरीके से ही व्यक्त करना पड़ता है। और अंतिम बात कि ये चीजें ऐसी हैं जो अगर आप, जैसे आपने कहा रियल टाइम, हमने कई बार, मैंने खुद ने लिख के कहा है, बोला है, अनिल जी ने बोला होगा कि हर जगह, हर संस्था में, सिर्फ मैं 3-4 हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, हर संस्था में, प्राइवेट पब्लिक, एक रियल टाइम बोर्ड होना चाहिए। कंप्यूटर से रियल टाइम अपडेशन होता है उसका 30 सेकेंड में, इन रियल टाइम। जैसे आप गाड़ी से निकल रहे हैं तो सामने दिख रहा है आपको। क्यों नहीं होता है वो इसलिए नहीं होता है कि पारदर्शिता तो दूर, पारदर्शिता का बिल्कुल विपरीत नियत है सरकारों की। जो लोग ये कह सकते हैं कि आपने टेस्टिंग क्यों की, टेस्टिंग से आपने हमारी छवि बिगाड़ दी क्या, टेस्टिंग से आपने हमारे को बुरा दिखा दिया, तो आप टेस्टिंग नहीं करो, इशतोनू वाली बात हुई। तो वो लोग रियल टाइम बोर्ड कहां लगाएंगे, ये प्रॉब्लम है। भैया सोमोटो पे सवाल है मेरा। एक मिनट, जरा इसमें कुछ जोड़ना चाहते थे अध्यक्ष जी, अनिल जी कुछ कहना चाहते थे। जी सर, थैंक यू मोहित जी। एंड ये सही है कि हम लोगों ने जब महामहिम साहब से मुलाकात की थी तो ये सजेशंस दिया भी था और हमने धन्यवाद भी किया। कल इस तरह का ऑर्डर निकला है, लेकिन मुझे लगता है कल ऑर्डर निकला है तो मोहित जी हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। कम से कम ये 24 घंटे का कि कम से कम ये डिस्प्ले, जैसे सर ने भी कहा है, हॉस्पिटल्स को अपनी स्थिति बहुत क्लियर तरीके से लोगों को बतानी चाहिए, जिससे कि एक तो भीड़ ना लग सके। यही हमारा मकसद भी था। और वहां पे पूरी दिल्ली के हॉस्पिटल्स के बेड्स की स्थिति दर्शाई जाए। महामहिम साहब ने ऑर्डर जरूर निकाला, लेकिन ये प्रश्न उठता है, सही बात है कि ये वाकई क्या अपनी सच्चाई बताना चाहते हैं? और संदेह इस बात का खड़ा होता है, दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री जी जिस तरह से टेस्टिंग पे इन्होंने बैन लगाया है और जिस तरह से हॉस्पिटल्स और अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी डायरेक्शन दी गई है कि हम ज्यादा सैंपल्स कलेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि जांच नहीं करेंगे। और इस संक्रमण के खिलाफ विश्वव्यापी जो उदाहरण आ रहे हैं वो यही है कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग बहुत बड़ा हथियार है। लेकिन सरकार क्यों आंकड़े छुपाना चाहती है ये तो वो बताए, लेकिन संक्रमण से पूरी दिल्ली संक्रमित हो रही है, जिसका नुकसान यहाँ के लोग अपनी जान गवा करके कर रहे हैं। कल के एक वीडियो ने जिस तरह से टीवी पे दर्शाया गया एलएनजेपी हॉस्पिटल की स्थिति को दर्शाया है, ये बात हमने रखी, लेकिन ये सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। ये इस चीज को बिल्कुल कबूल नहीं करते हैं कि हॉस्पिटल चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, वहां हालत काबू से बाहर है। एक प्रश्न मैं और जरूर आपके सामने रखना चाह रहा हूं। एक प्रेस वार्ता 100% जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ उन्होंने इशारा किया, मैं पूछना चाहता हूं कि सरकारी हॉस्पिटल्स में जो व्याप्त समस्याएं उसके बारे में केजरीवाल साहब क्यों नहीं बोलते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल्स को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, बजाय इसके कि आप अपनी व्यवस्थाएं बताएं। तो मोहित जी, जो आपने कहा है डिस्प्ले को लेकर के, मैं समझता हूं इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए और ये मांग हम फिर रखेंगे। कांग्रेस का जो रोल है, जैसे सर ने कहा, लेकिन फिर भी आदरणीय सोनिया जी के आदेश पर निरंतर हम, चाहे कांग्रेस की रसोई का माध्यम हो या माइग्रेंट्स को घर भेजने की बात हो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक जिम्मेवार एक नागरिक के तौर पर भी उनकी भूमिका रही है और मैं गर्व महसूस करता हूं, धन्यवाद देता हूं। लेकिन अब इस आपदा के आगे मैं समझता हूं सरकारों की जिम्मेवारी बनती है कि इन मौत के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो संक्रमण फैल रहा है, उस पर ठोस नीति बनाए, सबका साथ लेके सजेशंस लेकर के उस पर तुरंत काम करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अगला सवाल लेता हूं, सिद्धार्थ एएनआई से। सवाल पूछे। प्रणव भैया, सोमोटो पे मेरा भी है। नमस्कार। हेलो सिद्धार्थ पूछे। सवाल पूछ सकता हूं मैं? सुमोटो पे सिद्धार्थ। हाँ, सुमोटो पे ही है। हाँ, इसी इशू पे पूछना चाह रहा हूँ कि मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार के, उन्होंने मनीष सिसोदिया ने साफ कहा कि 30 जुलाई तक दिल्ली के अंदर 5.5 लाख मरीज हो जाएंगे। तो अब कांग्रेस पार्टी को नहीं लगता कि दिल्ली में लॉकडाउन की जरूरत अब है? और मान रही है कि कई ऐसे केस आगे सामने जिनकी ट्रेसिंग ही नहीं है, कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पा रहा, जिनसे पता नहीं चल पा रहा कि उनको हुआ कहां से ये इन्फेक्शन। तो ऐसे जब एसिम्प्टोमेटिक लोग वैसे ही टेस्ट बंद कर चुके हैं, क्यों अपने आप से इन्फेक्शन को दावत दी जा रही है, लोगों को भीड़ में भागने के लिए किया जा रहा है?
हो गया आप? आवाज जी, आवाज बहुत क्लियर नहीं था सर, पर मेरे ख्याल से सवाल समझ गए। कहा था आपकी आवाज, लेकिन मैं ब्रॉडली समझा हूँ, पूरा नहीं सुन पाया। देखिए, मैं बड़े संक्षेप में, क्योंकि मैंने खुद ने कई बार लॉकडाउन के विषय में आपके सामने समक्ष रखे अपने विचार। नंबर एक, हम लॉकडाउन के पर से विरुद्ध नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार से लॉकडाउन को बेसोचे समझे, अचानक और एक ब्लैंकेट अप्रोच में किया गया, उसके हम तब भी और अब भी विरोधी हैं। नंबर तीन, ये कोई लॉकडाउन बटन नहीं है जिसमें आप अपना सब चीज लॉक करके बैठ जाएं कमरे में और बाकी चीज भुला दें। ये तो शुतुरमुर्ग वाली पॉलिसी हो जाएगी। नहीं, हमको लॉकडाउन का मतलब अब ये समझना चाहिए कि जैसे जैसे जहां जहां जिस इलाकों में ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, उसको फोकस्ड रूप से माइक्रो मैनेज और उसको नियंत्रित किया जाए। मैंने अब आपको अपने ब्रीफिंग में उदाहरण दिया कंटेनमेंट जोन का। कोई ये नहीं कह रहा है कि आप अभी 31 को, आपके खुद के आंकड़े ये हैं कि दिल्ली को लॉकडाउन कर दो, ये तो गलत होगा। दिल्ली में भी लोगों को आर्थिक जिम्मेवारियां हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं कर सकते कि एक सोच समझ के आधार पर एक प्रॉपर वैज्ञानिक, और इसमें कोई मतलब इसमें बड़ा एक तर्क के आधार पर वैज्ञानिक अप्रोच होना चाहिए कि आप उन बिल्डिंग्स को, उन नैरो जोन्स को कंटेनमेंट जोन्स करिए जरूर, वो तो लॉकडाउन ही है, वो कंटेनमेंट जोन तो पूरा लॉकडाउन है। बाकी को आप नियंत्रित रूप से खोलिए, कुछ इलाकों को आपको जल्दबाजी में खोलना ही नहीं चाहिए। तो ये चीजें नहीं कर रही है सरकार। सरकार तो पीछे पड़ जाती है एक दिन के सब कुछ खोल दो। दिल्ली से हम ये सुन रहे हैं कुछ दिनों से, दिल्ली का चलता तो पहले ही खुल जाता। एक तरफ कभी कभी कहती है कि एक ही भाषा में एक ही आवाज में सिसोदिया जी ने बोला एक ही करीब करीब 3-4 दिन के अंदर कि सब कुछ खुलना भी चाहिए, फिर कहा कि 5.5 लाख हो जाएगा। तो ये तो एक विरोधाभास आपको हर दिन दिखता है। ये सिर्फ माइक्रो मैनेजमेंट, जिसको कहते हैं न्यूआंस्ड माइक्रो फोकस्ड मैनेजमेंट से, यहां करो यहां नहीं करो, तभी हो सकता है। ब्लैंकेट अप्रोच से नहीं हो सकता। जी जी सर, मैं बिलाल सुरजवानी बोल रहा हूँ, स्वराज एक्सप्रेस से। अभिषेक जी, मेरा सवाल अनिल चौधरी और दोनों को संबोधित करते हुए है। जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की भी स्पष्ट डायरेक्शंस आई हैं, और जिस तरह से संक्रमण की संख्या बढ़ रही है और संभावना आगे और भी है, क्योंकि ह्यूमिडिटी का माहौल भी पैदा होने जा रहा है। जिस तरह से दोनों राजनीतिक पार्टियां, केंद्र और राज्य सरकारें लड़ रही हैं, इन परिस्थितियों में लोगों की जीवन मरण को सामने रखते हुए, अभिषेक जी, क्या आप मानते हैं कि दिल्ली के अंदर विशेष परिस्थितियों के अंदर राज्य और केंद्र की सहमति से एक आपातकाल व्यवस्था लागू होनी चाहिए? देखिए, आपातकाल व्यवस्था का कोई कानूनी मतलब भी हो सकता है। उस शब्द को प्रयोग करने से पहले बहुत सारे कानूनी और संवैधानिक कुछ एस्पेक्ट्स, पहलू आ जाते हैं। पहली बात ध्यान रखनी चाहिए कि कोविड अपने आप में घोषित हो या न घोषित हो, आपातकाल है, एक स्वास्थ्य का आपातकाल है, आप कुछ भी कहें। नंबर 2, आपको उस प्रकार के आपातकाल को घोषित करने की आवश्यकता नहीं जिसकी आप बात कर रहे हैं। आपने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो बनाया है, वो क्या है? वो इस प्रकार के स्वास्थ्य के विषय में आपातकाल ही है। उसमें मैं आपको एक कानूनी विशेषज्ञ के रूप में कह सकता हूं कि कई ऐसे प्रावधान हैं जिनको आमतौर पे आप कभी भी वाजिब नहीं समझ सकते एक संघीय ढांचे में। आपने ऐसे ऐसे उसमें प्रावधान दिए हैं कि अगर मैं ये आदेश दूं तो आप ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को नलिफाई कर दें और किसी को पैसा दें, किसी को पैसा न दें। ये मैं आदेश कई बार प्रदेशों को दे सकता हूं। तो संघीय ढांचा, फेडरलिज्म जिसको कहते हैं आप, उसके अंतर्गत आम समय पे ये असंवैधानिक नहीं माना जा सकता है। लेकिन किया क्या है? किया ये है कि, और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, कि केंद्र सरकार को अधिकतर प्रदेश सरकारों ने, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे अधिकार क्षेत्र दे दिए हैं जिनके, जो अनुचित भी हैं, असंवैधानिक भी है, वह जिनके विषय में विरोध अभी उठाया नहीं गया कोविड को रहते, कोविड को मानते। लेकिन उस उत्तरदायित्व का इस्तेमाल तो पूरा किया केंद्र सरकार ने, दुरुपयोग भी किया। लेकिन जब पैसे देने का समय आया, जब आर्थिक समर्थन का समय आया, तब कहा कि तो संघीय ढांचा है भाई, पैसा और आर्थिक समर्थन तो आपका काम है। जब अधिकार क्षेत्र छीनने तो मेरा काम है, और जब उत्तरदायित्व संभालना है तो आपका काम है। तो यह आडंबर, दोगली आवाज है। और आपातकाल का आपने प्रश्न पूछा, मैं नहीं समझता कि अधिकार क्षेत्र और पावर्स में कोई कमी है।
पावर पर्याप्त है, ये कुशासन है, शासन का अभाव है, समझ की कमी है, सोच में विकृति है। धन्यवाद सर। सर मेरा सवाल है, मैं अन्य विषयों के लिए खोलता हूँ सवाल। अरुण जी इंतजार कर रहे हैं। अरुण जी सर अभी मेरा एक सुबह मोटो पर ही है क्वेश्चन। अच्छा, पूछ लीजिएगा। सर जिस तरीके से आपने आंकड़े दिए टेस्टिंग को लेकर के, आपने बताया कि 8 जून को 3,700 केसेस जो हैं वो जांच होती है, जबकि इससे 10 दिन 15 दिन पहले आंकड़े 7,000 से ज्यादा थे। ऐसे में डेफिनेटली ये तो हकीकत है कि सरकार कहीं ना कहीं आंकड़ों को छिपाने की कोशिश कर रही है। आज भी कुछ केसेस आए, कुछ वीडियोस हमारे सामने आए हैं जिसमें अस्पताल में जाते हुए पूरे परिवार जा रहे हैं कोविड के सिम्टम्स के साथ में, लेकिन उन्हें जांच ही नहीं किया जा रहा। पैरासीटामोल और इस तरह की बेसिक दवाइयां देकर के घर भेजा जा रहा है। ऐसे में ये हम कैसे ना मान लें कि पूरी दिल्ली में ज्यादातर वो लोग जिन्हें कोविड जैसे सिम्टम्स हैं, और हो सकता है वो कोविड से ग्रसित भी हों, कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं जब आंकड़े आप खुद कह रहे हैं कि आंकड़े तो सामने आ ही नहीं रहे क्योंकि अब टेस्टिंग कम हो गई है। इसको रोकने के लिए किस तरीके से स्थिति को संभाला जा सकता है? देखिए, आप बिल्कुल म्यूट कर लेंगे। कैन यू हियर मी? जी सर। उठा रहे हैं उसमें अब क्या कहा जा सकता है? सच्चाई तो है ये बिल्कुल। और आपने ये देखिए, एक पैरा में जो आपको भी दस्तावेज देगा AICC, उसमें एक ही पैरा में लिखा है कि आपके, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि हर दिन आपके फिगर 3,000 टेस्टिंग था और हर दिन आपका 7,000 था, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कई बार पहले मई में आपके आंकड़े बहुत हाई थे टेस्टिंग के और अब उसके आधे से कम हो गए। तो ये दिशा तो आपकी विपरीत हो गई। लेकिन उससे ज्यादा जो चिंताजनक बात है वो ये है कि जब आप मुझे धमकी देंगे कि मैं आपके विरुद्ध फौजदारी एक्शन लूंगा क्योंकि आपने टेस्टिंग ज्यादा कर ली। अब ये टेस्टिंग ज्यादा का तो मैं मतलब समझ नहीं पाया हूं कभी भी। कोई ऐसा वाक्य नहीं समझ सकता कोई आदमी। अगर मैं उसमें दुरुपयोग करके आपसे ज्यादा पैसा ले रहा हूं तो मुझे प्रोसिक्यूट करिए, लेकिन टेस्टिंग ज्यादा कैसे हो सकती है? एक आदमी जाता है, वो टेस्टिंग मांग करता है, उसकी टेस्टिंग होती है या नहीं होती है, पैसे का सवाल है, वो तो आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो जो टेस्टिंग ज्यादा के आधार पर आप 4 जून को जो मेरे दस्तावेज में लिखा है आपको, और इतनी स्पष्टता के बारे में बधाई दी है NHRC ने माकन जी को कि आप एक नोटिस देते हैं कि आप क्यों टेस्टिंग ज्यादा कर रहे हैं। तो अब इसका उत्तर कौन? मैं तो विवश हूं इसका उत्तर देने के लिए। वॉर फुटिंग पे टेस्टिंग आपका नीति होना पड़ेगा, वो नीति बदलनी पड़ेगी। और शुतुरमुर्ग बन के आंख बंद करके माथा अंदर करने से कोई हल नहीं निकलने वाला। ये टेस्टिंग को अवॉइड करना शुतुरमुर्ग वाली नीति है। थैंक यू सर। जैनिंद्र, आपका भी सुबह मोटो पर पूछ ले, उसके बाद अरुण जी आता हूं आपके पास। जी सर। सर नमस्ते। मेरा सवाल ये है सर कि NHRC ने माकन जी के एप्लीकेशन पे जो संज्ञान लिया है, 10 दिन का समय दिया है सर दिल्ली सरकार। सर आप सुन रहे हैं? जी ओके, पूछते रहिए। सर NHRC ने 10 दिनों का समय दिया है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब देने के लिए। और इस बीच फिलहाल 3 बजे LNJP NHRC की एक टीम जा रही है निरीक्षण करने के लिए। तो लेकिन जिस तरीके के हालात है सर, आपको लगता है 10 दिन बहुत ज्यादा है? और अगर जैसे निरीक्षण के लिए जा ही रही है NHRC की टीम, तो जो अहम डिमांड्स है उसको लेकर के कुछ NHRC की तरफ से ठोस एक्शन भी होना चाहिए। 10 दिन का समय काफी ज्यादा है इस माहौल में। अब ऐसे समय पे इन चीजों के ऊपर हम अपना समय व्यस्त नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि 5 दिन भी हो सकता है, 7 दिन भी हो सकता है, लेकिन अब 7 और 10 के बीच में हम जो समय व्यर्थ करेंगे नष्ट, उससे बेहतर है कि काम किया जाए। अब हर चीज की लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम होती है, आजकल धीरे चलता है। NHRC की टीम को भी कुछ समय लगता है नियुक्त होकर जाने में। मेरे को मैं आपसे सहमत हूं कि समय कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। लेकिन आज के भारत के स्टैंडर्ड्स के अनुसार 10 दिन कोई बुरा नहीं है। उच्चतम न्यायालय से लेकर नीचे तक 10 दिन मिलते हैं। लेकिन मैं इस बात से संतोषजनक मानूंगा इस बात को, अगर वो व्यापक निरीक्षण हो, कड़ा निरीक्षण हो और ये मुद्दों को बहुत ध्यान से देखे। और उससे ज्यादा कि जो 10 दिन मिले हैं, हफ्ता भर मिला है, इसमें जो जवाब आए वो राजनीतिक ना हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप जवाब लिखवाते हैं ब्यूरोक्रेट से, ऐसे लोगों जिनका काम है खाना पूर्ति करना कागज की, जवाब देना, जवाब देने के सेक के लिए कि भाई इसने कहा ये आरोप तो मैं प्रत्यारोप करता हूं। ये नहीं कि जमीनी सच कैसे बदल दूं मैं सकारात्मक रूप से जनहित के लिए। वो अप्रोच जब आपका मस्तिष्क और आपकी नीति नहीं बदलेगी जब तक, तो ऐसे ही चलता रहेगा। अरे भाई, अगर आप थोड़े गलत भी हैं तो आप जनता का हित कर रहे हैं सुधार करके।
अगर हम थोड़े गलत हैं तो हम भी अपनी गलती मान लेंगे, लेकिन जनता का हित होगा। ये नीति, ये अप्रोच की बात है। धन्यवाद। थैंक यू सर। अरुण जी पूछिए सवाल। अभिषेक जी, ये कोविड से जुड़ा मसला नहीं है, ये मसला भारत और चीन के तनाव से जुड़ा हुआ है। 70 रिटायर्ड हेलो जी, हाँ बोलिए जॉन सो, चलिए जी, सेना के 70 रिटायर्ड अधिकारियों ने एक पत्र लिखा है और ये कहा है कि जो राहुल गांधी बार बार सवाल उठा रहे हैं चीन और भारत के सीमा पर तनाव को लेकर, इससे सैनिकों का मनोबल डाउन होता है। इस तरह की चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, इस तरह के ट्वीट नहीं करने चाहिए, उन्होंने कहा चिट्ठी में अपनी। सर इसमें एक इंफॉर्मेशन सिर्फ ये पूछवा लीजिए इनसे कि उसमें क्या उन्होंने बताया उनमें से कितने भाजपा के सदस्य हैं, कितने लोगों ने मेंबरशिप ली है? जी सर। सही कह रहे हैं आप। मैं 2-4 इसमें, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, बड़ा स्पष्ट आपको जवाब देता हूँ। नंबर एक जो मेरे मित्र ने कहा अभी कि कम से कम अगर आप ऐसी चिट्ठी लिखें तो बता दें कि किसी पारदर्शिता इसमें, किसने लिखवाई है, क्यों लिखी गई, किसके प्रॉक्सी के लिए लिखी गई, तो आपको और कुछ कहने की अपना संबंध लिखवा ले। मैं जब बोलता हूं तो मैं AICC स्पोक्सपर्सन बता के बोलता हूं, आपको जितना डिस्काउंट करना है कर लीजिए। कम से कम अपना तो आप सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल नहीं लिखिए, साथ में ब्रैकेट में लिख दीजिए, ब्रैकेट में कि आप कौन सी संस्था से जुड़े हैं, नंबर 1। और वो कभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये लिखवाई भी चीजें होती है। लेकिन दूसरी बात ज्यादा महत्वपूर्ण, आपने ये लिखा, लेकिन आपने ये कभी पूछा जो हम बड़ा स्पष्ट, राहुल गांधी ने पूछा नहीं, हम सब, पूरी कांग्रेस पार्टी और देश भी पूछ रही है शुरुआत से, कि जिस प्रकार से हम आपका समर्थन करते हैं गणतंत्र में कि आपको जो मर्जी आप बोलिए, आप क्या उस बात को, वोल्टेयर की कहावत कि आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू स्पीक अगेंस्ट मी जस्ट एज आई वुड लाइक यू टू डिफेंड टू डेथ माय राइट टू स्पीक, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? स्वतंत्र, स्पष्ट, निडर बोलने में नहीं, आपकी चिट्ठी में बू आ रही है इस बात की कि आप दबाना चाह रहे हैं। गणतंत्र, लोकतंत्र में आवाज नहीं आनी चाहिए। क्यों? एक आवाज आई, मी, माई सेल्फ वाली होनी चाहिए। नंबर 3, हमारी परिभाषा गणतंत्र की वैसी नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं आपको कि मैंने खुद ने 4 बार आपके सामने ये कहा है कि हम 100% अग्रणीय पंक्ति में खड़े होकर समर्थन करते हैं सरकार का, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे में, बॉर्डर उल्लंघन के मुद्दे में, इत्यादि इत्यादि। आपके रिकॉर्डिंग में है। साथ साथ हम ये पूछते हैं कि जब तक हमको आप कॉन्फिडेंस में नहीं लोगे, हमारे में अविश्वास मत करोगे, हमको एक सिलेक्ट ग्रुप को, नॉमिनेटेड ग्रुप को किसी भी नियंत्रण के अंतर्गत आप बुलाओगे नहीं, बताओगे नहीं, इतना नहीं बता पाए आप किसी रूप से, परोक्ष रूप से, सीधे रूप से, कि कितने किलोमीटर में कब्जा किया है। नंबर 4, क्या ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े विशाल व्यक्ति जो 70 का नंबर दिया आपने, इन्होंने रक्षा मंत्री के वक्तव्य और PIK के वक्तव्य में कोई विरोधाभास नहीं देखा? रक्षा मंत्री कहते हैं कि अच्छी खासी संख्या में, मैंने कोट किया था आपके लिए, और वो उस इलाके की बात करते हैं प्रीवियस वाक्य में। तो क्या रक्षा मंत्री अच्छी खासी संख्या में चीन अपनी टेरिटरी में आने की बात कर रहे थे क्या? जब चीन का कोई व्यक्ति शंघाई से बीजिंग जाता है तो रक्षा मंत्री बोलते हैं क्या? उन्होंने साफ कहा कि अच्छी खासी संख्या यानी वो इलाका जिस पर अधिकार क्षेत्र भारत जताता है। और अगले दिन PIB चाहता है, और शायद ये 70 लोग आंख मूंद के मान लेते हैं PIB की बात, कि रक्षा मंत्री उस इलाके की बात कर रहे थे जो कि चीन का खुद का इलाका है। नंबर 6, अगर आप कुछ विशेष वरिष्ठ राजनीतिज्ञों से ये शेयर कर लेंगे तो क्या प्रश्न पूछना लोकतंत्र में, हम चीन नहीं है, हमें गर्व है कि हम चीन भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं है, हमारे कई और एशिया के देश नहीं है, हमारे यहाँ स्वतंत्रता है बोलने की, हमारे यहाँ 19(1)(a) है संविधान का प्रावधान, जो और देशों में है लेकिन वहां पालन नहीं होता। हम अगर ये पूछते हैं कि हमको ये बताइए, हमको कॉन्फिडेंस में लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, तो ऐसे 70 लोग जो पढ़े लिखे माने जाते हैं उसका विरोध करेंगे कि आपने पूछ कैसे लिया? ये जो आप चिट्ठी बोल रहे हैं ये मेरिट्स की बात नहीं है, ये कह रहे हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई पूछने की। अरे हिम्मत दिखाइए आप कि आंख उठाने की नेपाल और चीन की कैसे हुई, हमसे नहीं पूछिए कि हिम्मत कैसे हुई पूछने की, क्योंकि हमें गणतंत्र और लोकतंत्र में विश्वास है। धन्यवाद। सैयद पूछिए सवाल अपना। Syed from INS. Singh sir, good afternoon. Sir, there are reports that there is a rift between Deputy Chief Minister and Chief Minister in your home state Rajasthan,
and that's why that the AICC team has been sent, and MLAs were asked to come to a resort, and a meeting has taken place. What is the actual picture in the state? And is the government is all on verge of collapse? I like the way in which spice and condiments and 56 आपने व्यंजन बनाए हैं कॉकटेल बनाने में. Let me assure you that I am not going to contribute to sensationalism or circulation by answering, but let me tell you that what you might be describing very interestingly as rift between two people, which is non-existent and a figment of someone's febrile and fertile imagination. And I'm not saying you. I know the political adversaries who have tried to spread it. Let me tell you why it is spread. It is spread to hide the open, naked, corrupt practices being indulged in wherever the BJP has been democratically rejected. Today, in fact, let me share with you, we are doing a special election commission meeting where we are exposing those corrupt practices for Gujarat. And I'm sure we are going to do it shortly for Rajasthan also. And we'll be sharing it with you. So you, on the one hand, you meaning not you, I'm talking about political adversaries. One hand, you indulge in political, naked, corrupt, coercive practices. On the other hand, you try to sensationalize and spread the misinformation that our chief and deputy chief are fighting. I don't think the people of India eat grass. I don't think you should think that everybody except you are fools. You meaning our political adversaries who have lost in Rajasthan or in other states. The people know the truth. Let me tell you that you have already got a stinging reply. You'll get it again and again. Thank you, sir. We'll move to the next question. Anwar from Bhasha. सर नमस्ते. चीन से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि राजनाथ सिंह के बाद जो है लद्दाख के एक बीजेपी लीडर हैं और जो ले डेवलपमेंट काउंसिल के काउंसलर भी हैं. उनका नाम कोनचुक स्टैंजिन है सर. उन्होंने एक अखबार से बातचीत में कहा है कि चीन के सैनिक हमारी सीमा में घुसे हुए हैं. उन्होंने एक्सेप्ट किया वहाँ के बीजेपी लीडर ने कि हमारी सीमा में घुसे हुए हैं. रक्षा मंत्री के बाद ये दूसरा बयान है. इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहला तो मैं ये कहूंगा, काश इनको भी राष्ट्र विरोधी बोलते हमारे 70 मित्र. शायद उनका ध्यान आकर्षित नहीं किया आपने. आज उनको बता दीजिए तो कल एक और दस्तावेज आएगा कि बीजेपी के काउंसलर को भी राष्ट्र विरोधी कहेंगे. नंबर 2, काश वो उनको भी कहते कि हिम्मत कैसे हुई गणतंत्र में ये बोलने की. आप तो बीजेपी में है. बीजेपी का मतलब है कि आपने आप जीभ और मुंह बंद करके चलते हो. जहां पर नंबर 1 या नंबर 2 का विषय, वहां पर आप कुछ नहीं बोल सकते. नंबर 3, ये सच्चाई जमीन की कोई छुपा सकता है क्या? हम भी इस मुद्दे पे भी तुरबुर बन रहे हैं कि चीन और हमारे बीच में कोई विवाद नहीं है, लेके जमीन. और क्या हम ये मानते हैं कि फिंगर पॉइंट 4 से फिंगर पॉइंट 8 का जो इलाका है उसमें 1 इंच भी चीन नहीं घुसा है? बल्कि आप सरकार चुप्पी साध कर, दुष्प्रचार करके, मिस इन्फॉर्मेशन फैला के इस प्रकार के स्पेकुलेशन को बढ़ावा दे रहे हैं. अगर आप इन 70 लोगों की बात नहीं सुने और आप कुछ चुने हुए वरिष्ठ लोगों को कॉन्फिडेंस मिले तो देश का हित होगा और ऐसा स्पेकुलेशन कम होगा. और ये बात अगर कह रहा है वो काउंसलर, तो उसके राजनीतिक रंग का मतलब नहीं है. जो वो संदेश दे रहा है उसको देखिए, उस संदेश देने वाले के नाम को नहीं देखिए. थैंक यू सर. अगला सवाल है नियामिका. कौन? नियामिका, ईटीवी भारत से. Sir, actually, I had the same question which Siddharth has already. Okay, thank you. Okay, last question, Samya, please come in. Sir, I wanted to ask you about the fuel prices that has been increased in Delhi. Both the petrol and the diesel prices have been increased while the entire state is already grappling with coronavirus outbreak. And my second question to you is about this particular tweet that Ramachandra Guha has put out that has stoked a massive controversy, where he's compared Gujaratis to Bengalis and said that the Gujaratis are
not that intellectual, but the Bengalis are, that has drawn the ire of the Gujarat Chief Minister, and many have come out to say that you cannot divide India in these lines. However, Ramachandra Guha is saying that he's only quoting a particular statement from another author. As a national party, and in particular with our faith in democracy, unlike those 70 people, different people in this country say different things. I do not feel the need to at all comment, much less endorse or reject anything. This is their view. You have to certainly ask them, not us. There is no question of the Congress adopting it remotely, agreeing with it, commenting upon it also. I don't want to be drawn in a controversy which has nothing to do with the Congress as such. You must ask them, and I'm sure there will be very, very clear views across the country of different people. As far as your first point is concerned, let me tell you that we have, and I've had the privilege of addressing you many times with this, not only is this fuel price increase become a permanence, and remember, it is an unaudited, unknown tax, which this government imposes upon you every 1 week, every 2 weeks, every 3 weeks. It is nothing but a tax. We don't call it a tax, but there is this mini fuel budget happening every 2 or 3 weeks. But what is worse is, it is happening at the time of Corona. It is cutting across sectors, and it affects those who are economically weak the most. Thirdly, madam, why your question is important is because this is in the face of the highest ever surpluses ever imaginable in the history of India, on account of the twin remarkable achievement of falling prices internationally and consumption levels also being different. I don't understand why the government does not pass on a fraction of these large surpluses, if not to the people by way of reduced prices, for direct fiscal stimulus. So that's the fourth point. You have these huge surpluses, which you will not give a penny in a fiscal stimulus which is less than 1 to 1.1%. Now, what can be done? I mean, this has been so brazenly, cheaply, and blatantly done again and again that we have no words to express our condemnation. Thank you. Have we finished? Yes, sir. Thank you. I wanted to thank you. It's been more than an hour, and we can already feel the drag on your lungs. Thank you for taking out the time. I would like to thank who have patiently helped so long. Delhi Pradesh Congress. Thank you, sir. So nice. Thank the journalists. Yes, yes. And thank you, Aman, also.